मैं इस बजट को करीब दूंगा 10 में से। सरकार का सारा फोकस एमएसएमई पे ज़्यादा है, क्योंकि एमएसएमई के डेवलपमेंट से ही देश का डेवलपमेंट होगा। तो आखिर वो इंतजार कर रहा है कि कब ऐसा बजट आएगा कि उसके भी पंखों को उड़ान मिलेगी। सरकार देखिए हर साल हर एक को खुश नहीं कर सकती, तो वो उसको वो राहत नहीं मिली। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट बहुत तेजी से धड़ाम होगा। महिलाओं को आज की महिला है खुद वित्त मंत्री, तो शायद कुछ ऐसा उनको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है देखिए हल्के हल्के इम्प्रूवमेंट होगा और चीज़ें नई नई डेवलप होंगी। सोने चांदी के रेट्स का बजट, जैसे 1980 में जब चांदी का रेट बढ़ा था तो 32 साल बाद चांदी का दोबारा रेट आया। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनकी बात करना भी बहुत जरूरी है। मैं बात करना चाह रहा हूँ विद्यार्थियों की। का मेन जो बढ़ावा देने का मकसद है वो युवाओं को जोड़ने का ही मकसद है। जिससे सिंदूर ऑपरेशन हुआ है तब से गवर्नमेंट का फोकस ये। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लफ्ज कागज पे है, असर जिंदगी पर होगा। आज के फैसलों से कल का सफर तय होगा। संसद में पेश हुआ बजट 2026 आंकड़ों का नहीं, उम्मीदों और चुनौतियों का दस्तावेज है। किसी के लिए राहत की सांस तो किसी के लिए नए सवाल। विकास की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश और आम आदमी की जेब पर नजर। आज के फैसले तय करेंगे आने वाले कल की तस्वीर। देखिए बजट 2026, जिसका असर हर घर, हर वर्ग और हर सपने से जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। जी हां दर्शकों, आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल लेकर आया है आज एक खास पेशकश, खास आपके लिए। बजट 2026, कहीं खुशी कहीं गम। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मेहमान हैं हमारे साथ आईसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, समाज सेवी एवं बरेली के जाने माने सीए मनोज मंगल जी। मनोज जी, आपका आध्यात्मिक दर्पण न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना 9वां बजट ये पेश किया है और इस बजट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आ रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप इस बजट को कितने मार्क्स देते हैं? मैं इस बजट को करीब 8 मार्क्स दूंगा 10 में से। मेरे हिसाब से ये जो बजट है काफ़ी विकास पूरक बजट है, विकास बढ़ाने वाला बजट है। एक्चुअली जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो 2047 के हिसाब से तैयार हो रहा है। इसीलिए लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि उन्होंने जो बजट में सैलरी क्लास और मिडिल क्लास को सीधे 12 लाख तक की इनकम की छूट करी थी, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थी। तो उनका जो विज़न है एक एक करके हर सेक्टर पे जाना। बीच में उन्होंने जीएसटी के कई रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें वो दिवाली के आसपास जीएसटी उन्होंने काफ़ी कम कर दी, कई रेट्स कम कर, कुछ रेट्स हटा दिए और काफ़ी चीज़ें सस्ती कर दी। उसका असर मार्केट पे आया और इंडिया में कंजम्पशन बढ़ा, जिससे जीएसटी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और देश में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, बात मैं एमएसएमई सेक्टर की कर रहा हूं, तो इस बजट का इम्पैक्ट एमएसएमई सेक्टर पर किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए सरकार का सारा फोकस एमएसएमई पे ज़्यादा है। इस बजट में सरकार ने एमएसएमई के लिए एक तो 10,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। सरकार चाहती है जितने एमएसएमई तरक्की करेगा उससे देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देश का डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सर्विसेज वगैरह से होता है जो मेनली एमएसएमई के द्वारा करी जाती है। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए कई सारे प्रावधान किए हैं। जैसे एमएसएमई का एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है जो आईसीएआई और आईसीएसआई के साथ मिलके होगा। उस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद जो भी पेशेवर उस सर्टिफिकेट कोर्स को सीखेंगे, मतलब लेंगे, वो बाद में एमएसएमई जो व्यापारी है उसको बताएंगे कि एमएसएमई के क्या फ़ायदे हैं और एमएसएमई से वो कैसे अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकता है। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस है एमएसएमई का डेवलपमेंट होना। इसीलिए गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में सीजीटी एसएमई स्कीम, जिसमें एमएसएमई को पहले 2 करोड़ तक की बिना सिक्योरिटी के पैसा मिल जाता था, फिर उसको 5 करोड़ कर दिया। और इस बार उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज करी पहले कि उसमें उन्होंने एमएसएमई की लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, चाहे टर्नओवर की हो
चाहे वो एसेट्स की हो, सारी लिमिट्स उन्होंने बढ़ा दी हैं। वो चाहते हैं कि एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस हो, और क्योंकि एमएसएमई के डेवलपमेंट से ही देश का डेवलपमेंट होगा। मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो मिडिल क्लास जो है वित्त मंत्री की ओर टकटकी लगाए बैठा था कि शायद मिडिल क्लास के लिए भी कुछ ऐसा हासिल होगा जिससे उसके घर परिवार में खुशियां होंगी। लेकिन मिडिल क्लास अभी भी इसको देख रहा है कि बजट में अभी भी उनके लिए बहुत कुछ ऐसा था जो हो सकता था। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं मिडिल क्लास की अगर बात करता हूँ तो जो पिछला बजट आया था उसमें मिडिल क्लास के लिए उन्होंने सीधे जो इनकम की एग्जेम्पशन थी वो 5 से बढ़ा के 12 लाख कर दी थी। तो उससे मतलब जो मिडिल क्लास था उसको एकदम से बूम मिला था। मतलब उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि सरकार 5 से 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट कर देगी। सरकार देखिए हर साल हर एक को खुश नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास भी हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं इनकम जनरेट ज़्यादा करनी है, कहीं पे खर्चा ज़्यादा करना है। तो सरकार हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलती है, और इसलिए उन्होंने मिडिल क्लास को मतलब इस बार इतनी वो बेनिफिट्स नहीं दिए जो पिछली बार उन्होंने दिए थे। मिडिल क्लास की जो इस साल सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर मार्केट पे जो टैक्स रेट्स था उसको कम करने का मिडिल क्लास का सपना था कि वो कम होके उसके टैक्स रेट कम हो जाएं, क्योंकि मिडिल क्लास का मेनली इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शेयर मार्केट में ही ज़्यादा होता है। तो वो उसको वो राहत नहीं मिली, इसी वजह से आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से धड़ाम होगा। और ऐसा इस बार नहीं, ऐसा जब पिछले कई सालों से जब बजट आता है तो मिडिल क्लास बहुत आस और उम्मीद के साथ टकटकी लगाता है, लेकिन हर बार उसको ही निराशा मिलती है। तो आखिर वो इंतजार कर रहा है कि कब ऐसा बजट आएगा कि उसके भी पंखों को उड़ान मिलेगी। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचेंगे तो मिडिल क्लास को पिछले 1.5-2 साल में बहुत कुछ मिला है। 5 लाख से 12 लाख की उनकी लिमिट हुई। इसके बाद गवर्नमेंट ने दिवाली के आसपास जीएसटी में रिफॉर्म्स लेके आए थे, जिसमें उन्होंने टैक्स का एक स्लैब कम करके और जो ज़रूरी वस्तुएं थी उस पर सब टैक्स कम कर दिया। इस बार भी जो गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के लिए जो विज़न था, जो ज़रूरी रक्षक दवाइयाँ हैं, जो उनके जैसे लेदर फुटवेयर है, इन सब पे उन्होंने ड्यूटीज़ कम करी हैं, और जिससे लोग मतलब लाभान्वित होंगे और उनको जो रोज़मर्रा की जो दवाइयों का जो खर्चा है वो कम होगा। एजुकेशन के लिए भी इन्होंने एक बूस्ट लेके आ रहे हैं कि हर शहर में गर्ल्स के लिए हॉस्टल खोलने का है, कई सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का प्लान तो यही है कि आने वाले समय में मिडिल क्लास को जो भी मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। इस बार मेडिकल टूरिज़्म बढ़ाने का भी है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल खोलें, ये करें ताकि मिडिल क्लास का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम हो जाए और उनको मतलब उनका पैसा जो बचे वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाए। महिलाओं की अगर बात करूं तो कहते हैं कि पूरी गृहस्थी और घर चलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा हाथ होता है, और घर के बजट को अगर वो जो जिस प्रकार से चलाती हैं उनको भी बड़ी उम्मीद, बड़ी आस होती है, क्योंकि खास तौर से हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी खुद एक महिला है। महिलाओं को आस थी कि महिला हैं खुद वित्त मंत्री, तो शायद कुछ ऐसा उनको मिलेगा। हालांकि महिला उद्यमी की अगर बात करूं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल हुआ है, लेकिन बात अगर करें महंगाई की तो शायद अभी भी वो थोड़ी सी कसक रह गई है जो एक महिला को अपने घर चलाने के उस बजट के लिए आवश्यक होती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक्चुअली जो बजट होता है ना उसमें हर एक का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस बार जो बजट में महिलाओं के लिए उनके पढ़ाई के लिए जो सशक्तिकरण उन्होंने दिया है, जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना के लिए, दूसरा उन्होंने जो विकलांग महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने मशीन्स वगैरह कम, मतलब उसकी इंपोर्ट या उस जो भी मशीन उसके खर्चे के लिए किया है। दूसरा उन्होंने महिलाओं के लिए हर ज़िले में एक हॉस्टल की व्यवस्था करी है। जो महिलाएं पढ़ नहीं सकती, मतलब जो महिलाएं अपना खर्चा कम रेट, मतलब जो अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती, वो सरकारी हॉस्टल में पढ़ के क्या कहते हैं अपनी कॉस्ट को कम करके अच्छा पढ़ाई कर सकती हैं। काफ़ी चीज़ें करी गई हैं। एमएसएमई में जो महिला एमएसएमई का वर्क कर रही हैं उनके लिए भी काफ़ी बजट में बूस्ट है। और हर चीज़ तो मतलब उस हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन जितनी कोशिश करी गई है, जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय काफ़ी ग्लोबल मार्केट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। टैरिफ का जो थ्रेट है मार्केट के ऊपर, उसका ही बहुत बड़ा असर है। इसलिए गवर्नमेंट इतने मेजर डिसीजंस नहीं ले पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में जीएसटी के थ्रू, क्योंकि जीएसटी में जो चेंज आता है वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग से आता है, तो गवर्नमेंट जीएसटी में काफ़ी चेंज ला के, और उनको हो सकता है कि कुछ ऐसी स्कीम दे दे महिलाओं के लिए, कुछ खर्चे कम कर दे, जो महिलाओं से ज़रूरी चीज़ें हैं उसको जीएसटी में कम कर सकती है। तो देखते हैं भाई अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या रीज़न होता है।
हो सकता है, मुझे लगता है कि उसमें महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए या महिलाओं के खर्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कम करी जा सकती हैं। मनोज जी, आप बरेली से हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं। मैं बात करूं अगर अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की, तो ऐसा सुना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को इस बार काफ़ी कुछ बजट में हासिल हुआ है। कहीं क्या आप इसकी वजह चुनाव मानते हैं, या अगर मैं बात करूं बरेली की, तो कितना बरेली को मिला और जो यूपी को मिला है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी के लिए जो इस बजट में है कि जितने हमारे टेम्पल सिटीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट एक अलग से बजट एलोकेट कर रही है। और मेनली जो यूपी के अंदर सारे बड़े मंदिर यूपी के अंदर है, जैसे आपका बनारस हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, या आपका अयोध्या हो गया, गोरखपुर हो गया, और हम इसमें बरेली को भी मान सकते हैं क्योंकि बरेली भी नाथ नगरी के रूप में डेवलप हो रहा है। तो गवर्नमेंट का ये है कि जो टेम्पल सिटीज़ है उनको मतलब इम्प्रूव करने के लिए बजट का एलोकेशन है। अब देखते हैं कि क्या एलोकेशन मिलता है और कितना उससे डेवलपमेंट होता है, वो भी आगे का विषय, क्योंकि ये जो बजट है इसका अभी चर्चा होनी बाकी है आगे, तो उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा, तब तक और पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करें हमारे देश के मुखिया की, तो हमारे देश के मुखिया का कहना है कि ये बजट उज्जवल भविष्य की नींव है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस बजट में खासकर जो युवा वर्ग है उसके बारे में इस बजट में बहुत डिसीजंस हुए हैं। जैसे युवा वर्ग का जो स्पोर्ट्स का है, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो युवा वर्ग के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स की जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है, एम्स का विस्तार की बात कही है, प्लस इन्होंने, आपने देखा होगा कि एसटीटी टैक्स इन्होंने फ्यूचर ऑप्शन पे बढ़ाया है, क्योंकि जो देश का युवा वर्ग है वो शॉर्टकट मेथड से शेयर बाजार में सट्टेबाजी कर रहा था, मतलब कम समय में ज़्यादा इनकम के लिए वो अपने पैसे को डुबो रहा था। और गवर्नमेंट को पता है कि 99% जो पैसा है फ्यूचर और ऑप्शन में वो डूबता ही है। तो गवर्नमेंट ने उसको बचाने के लिए कि ताकि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यंग जनरेशन ना जाए, उसको डिमोरलाइज करने के लिए एसटीटी बढ़ाया है। जबकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस पर एसटीटी का कोई असर नहीं है। तो ये जो बजट है मेनली इसमें जो युवा है उसकी पढ़ाई का, उसके स्वास्थ्य का, उसके एजुकेशन का, उसके सबका ध्यान रखा गया है। और मुझे उम्मीद है, देखिए, हल्के हल्के इम्प्रूवमेंट होगा और चीज़ें नई नई डेवलप होंगी। आपका कहना सही है कि अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेशन के बाद एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद क्या चीज़ निकल के आएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे देश में सोने और चांदी का भाव आसमान को छू गया, जहां चांदी 4,60,000 तक पहुंची और सोना 1,75,000 तक 2 लाख के करीब पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक जिस जैसे ही बजट आता है वैसे ही तुरंत सेंसेक्स धड़ाम होता है और सोने और चांदी के रेट एकदम नीचे आ जाते हैं। इसको आप किस तरह से जोड़ते हैं? देखिए, सोने चांदी के रेट्स का बजट का कोई इफेक्ट नहीं होता। पहली बात तो ये है, सोने चांदी के रेट्स को ग्लोबल मार्केट कंट्रोल करता है। और इस समय ग्लोबल मार्केट में चाइना और अमेरिका की एक ट्रेड वॉर चल रही है। चाइना चाहता है कि जो भी करेंसी हो वो गोल्ड और सिल्वर में कैलकुलेट होके हो, और अमेरिका अपने डॉलर को मजबूत करना चाहता है। तो बेसिकली जो ये फ्लक्चुएशंस हुए हैं ये ग्लोबल मार्केट का असर है, और ये चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार का असर है। इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस ये कि बजट के समय में ये जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए बजट के समय में, इसका थोड़ा असर है। लेकिन वैसे इसका बजट से कोई असर नहीं है, इसका सारा असर ग्लोबल मार्केट का है। मेरी लोगों से बस यही है कि ऐसे जो मार्केट जब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा सोने और चांदी का आ रहा है तो आप बड़े ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चांदी का रेट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट अगर हाई रेट पे ले लेंगे तो वो रेट जल्दी नहीं आता है। जैसे 1980 में जब चांदी का रेट बढ़ा था तो 32 साल बाद चांदी का दोबारा रेट आया। एब्सोल्युटली। ऐसे ही 2011 में जो रेट था वो 2026 में आया है। मतलब पहला जो गैप था वो 30 साल का था, 15 साल का गैप रहा है। तो आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में ना करें, बहुत सोच समझ के करें, और लोग मतलब क्या कहते हैं, भीड़ के साथ ना चलें, अपना दिमाग लगा के करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। और उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। रक्षा बजट की अगर मैं बात करूं, जब से हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने देश संभाला है, कहा जा रहा है ऐसा कि तब से डे बाई डे हर साल निरंतर जब भी बजट आता है तो उसमें उस बजट में बढ़ोतरी होती है। इस बार भी मैं देख रहा हूँ बजट को जितना मैंने रीड किया है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं?
देखिए, जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है तब से गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम अपनी रक्षा प्रणाली को बहुत ज़्यादा मजबूत करें। उसके लिए गवर्नमेंट हर साल अपना जो रक्षा बजट है बढ़ाती चली जा रही है। इस साल भी गवर्नमेंट ने 7,50,000 करोड़ का इसका बजट रखा है, जो पिछले साल के बजट से 15% ज़्यादा है। गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम भारत के अंदर ही सारे जितने भी रक्षा से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसे बनाएं, उसे डेवलप करें और अपनी सेना को आधुनिक बनाएं। तो जब सेना को आधुनिक बनाया जाएगा और डेवलप किया जाएगा तो नेचुरली बजट ज़्यादा चाहिए, और वही हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस है। उनका बजट बढ़ाने का पर्पस केवल यही है कि अपनी सेना को आधुनिक बनाएं, ताकि जो इस समय जो जंग या वॉर की सिचुएशन बनती है उसमें अपने देश को डिफेंड कर सकें प्रॉपर तरीके से। बस गवर्नमेंट का फोकस बजट बढ़ाने का यही है। आप सीए हैं और बरेली की जानी मानी हस्ती हैं। आपके प्रोफेशन से ही एक बजट में एक चीज़ निकल के आई जो मुझे लगा कि शायद जो मिडिल क्लास हो या कोई भी देश का नागरिक हो उसको ये ज़रूर पसंद आई होगी, जो वो आयकर रिटर्न भरने की तारीख है अब वो बढ़कर मार्च तक की जा रही है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इस बजट में एक तो रिटर्न फाइलिंग की डेट चेंज हुई है। जैसे क्या होता था कि सारे पहले जो बजट जो ऑडिट को छोड़ के जो रिटर्न्स होते थे जी, उनकी डेट जुलाई होती थी। Absolutely. तो जुलाई में इतना प्रेशर बन जाता था कि हर असेसी को का रिटर्न फाइल करना प्रॉपर तरीके से मुमकिन नहीं हो पाता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट को मतलब जो डेट्स की डेडलाइन है रिटर्न्स की वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो सैलरी क्लास है या जो बिजनेस नहीं करता है वो जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकता है, और जो बिजनेसमैन जिसका ऑडिट नहीं होता है वो अपना अगस्त तक फाइल कर देगा, और जो ऑडिट की रिटर्न्स की डेट है वो वही पुरानी है। दूसरा क्या होता था, जैसे रिवाइज रिटर्न फाइल करना होता है किसी को, जैसे किसी के रिटर्न में कोई गलती हो गई, पहले जैसे उसकी गलती को सुधारने का समय दिसंबर तक था। बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता था कि आदमी के पास इतना समय नहीं होता था कि वो दिसंबर तक अपनी गलती सुधार दे। तो उस गलती को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट का पर्पज़ ये कि एक आप फीस दे के मतलब आप उस अपने जो आपको अपने रिटर्न में चेंज करने हैं वो आप 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम उनको दे दिया कि आप इतनी फीस दे के अपने 3 महीने रिटर्न और फाइल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। अगर कोई गलती उनके रिटर्न में छूट गई है तो वो उसको कुछ फीस दे के रिवाइज कर सकते हैं। हर तबके की हमने बात करी, लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है, मैं बात करना चाह रहा हूं विद्यार्थियों की, जिसमें छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। हालांकि छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हर उसमें हो रही है, लेकिन अगर छात्रों की बात करें तो शायद रोजगार है, उनके एजुकेशन से संबंधित है। इसमें बजट के लिए क्या नई चीज़ें प्रावधान आया है इस पर? देखिए, जहाँ तक हम युवा वर्ग की बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट को भी पता है कि हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो युवा वर्ग है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, स्टार्टअप बनाए। एमएसएमई का मेन जो बढ़ावा देने का मकसद है वो युवाओं को जोड़ने का ही मकसद है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री योजना एक 5 लाख की चली है, इसमें युवाओं को लोन दिया जा रहा है ताकि युवा लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी ग्रोथ करें। देखिए, हम जॉब के लिए सरकार पर डिपेंड होना सही नहीं है। आदमी को जॉब तो है ही है, लेकिन अगर जॉब के अलावा हर आदमी बिजनेस करेगा तो उससे देश का डेवलपमेंट होगा और नेचुरली कहीं ना कहीं वो देश की जीडीपी बढ़ाने में भी सहायक होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार एक 70 साल से ऊपर आदमी हो या फिर एक आम आदमी जिनको जन आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का बीमा उनको मिल रहा है, लेकिन वो टकटकी लगाए बैठे थे कि शायद इस बार ये आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच जाए, क्योंकि कई स्टेट में ऐसा हुआ भी है, लागू भी किया गया है और बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा थी वित्त मंत्री से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं आपकी कुछ बात से सहमत हूँ कि जो 5 लाख का बजट है आजकल जो चिकित्सा पे वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आज के ज़माने में जो इतनी महंगाई है उसको कवर कर ले। लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है मतलब कि इसको मतलब जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं या जो दवाइयाँ मतलब यूज़ करी जाती हैं उनकी कॉस्ट घटाने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में कुछ मतलब एग्जेम्पशंस दी हैं। तो उससे अगर दवाइयाँ या इंस्ट्रूमेंट्स कम रेट्स के हो जाएंगे तो नेचुरली जो चिकित्सा वगैरह या जो खर्चा होता है मेडिकल में वो निश्चित रूप से कम होगा। खास तौर से कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारियों पे टैक्स फ्री मेडिसिन पे किया गया है। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस यही है कि जो जितने जिस इलाज में महंगा खर्चा होता है उनकी अगर दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी तो नेचुरली
इलाज में भी कम खर्चा आएगा। तो जब इलाज में कम खर्चा आएगा तो गवर्नमेंट को उम्मीद ये है कि जो आयुष्मान कार्ड की 5 लाख की लिमिट है उसमें वो पूरा हो सकता है। मनोज जी, आप सीए भी हैं, आप कई बड़ी संस्थाओं में पदाधिकारी भी रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इस टाइम आपसे एक सीए होने के नाते नहीं बल्कि एक आम नागरिक होने के नाते, तो उस आम नागरिक होने के नाते इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो भी सरकार ये बजट जो बनाया है ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चल रही है। सरकार का जो मेन फोकस है कि 2047 तक हम पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में मतलब राष्ट्र बन जाएं। गवर्नमेंट का सारा फोकस एक एक करके उसी सेक्टर पे काम कर रहा है। वो देश का और वो हल्के हल्के उसी विज़न पे काम कर रही है। तो हम एक बजट से केवल ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि सरकार का विज़न क्या है। सरकार का लॉन्ग टर्म विज़न है और एक बजट में वो चीज़ हो नहीं सकती। तो सरकार हर बजट में हर क्लास को कुछ ना कुछ दे के अपने उस मिशन को आगे बढ़ा रही है जो 2047 का वो देख रहे हैं। तो हर बजट की कुछ ना कुछ विशेषताएँ होती हैं। कुछ बजट में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बजट में कुछ चीज़ खराब होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी भारत सरकार का फोकस है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का है। वो 2047 तक भारत को एक बहुत बड़ा विकसित देश बनाना चाहते हैं और उस पर वो फोकस कर रहे हैं। आज हम अर्थव्यवस्था हैं, हो सकता है अगले साल तक हम तीसरी बन जाएं। और अगर हम बहुत अच्छी तरीके से अगर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो नेचुरली हम बहुत आगे निकल जाएंगे और एक बहुत डेवलप्ड राष्ट्र के रूप में हम पूरी दुनिया पे एक छाप छोड़ सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा शेर मुझे याद आ रहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कुल मिलाकर बजट 2026 ने विकास की दिशा तो दिखाई है, लेकिन उसकी असली असर की तस्वीर आने वाले महीनों में जमीनी हकीकत पर ही साफ होगी। बजट 2026 में किसी ने अगर कुछ पाया है तो किसी को कुछ ना पाने का भी मलाल है। कहना गलत नहीं होगा कि बजट 2026 कहीं खुशी कहीं गम। तो ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान बरेली की जानी मानी सीए मनोज मंगल जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।